नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गर्मी बराबर पड़ ही रही है, देख ही रहे हैं स्थिति क्या चल रही है। लाइट भी इस समय अपने नए अवतार में, नए रूप में आ चुकी है। तो चलिए एक बार आप सभी आ जाइए, जितने भी लोग हैं, फिर हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी डालिए क्लास, आइए जल्दी से आइए, पहले आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए आप सब। चलिए एक बार फिर से हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, देखिए असुविधा के लिए हम खेद चाहेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं, लाइट की स्थिति गड़बड़ है, लाइट चल नहीं रही है यहाँ पे। तो बस ये मान के चलिए कि क्लास हो रही है। अगर क्लास बीच में बंद होती है तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। अचानक से क्लास जो है हमारी बंद भी हो सकती है, क्योंकि लाइट जो है काफ़ी टाइम से नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार आप सभी आ जाइए, जितने भी लोग हैं, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिम्बरिंग डाउन का कौन सा महत्व नहीं है? चक्कर आने या मूर्छित होने के खतरों को कम करता है, रक्त में एड्रेनलिन के स्तर में कमी करता है, मांसपेशियों में तनाव को बढ़ाता है, व्यर्थ के पदार्थों को निष्कासित करता है। जल्दी से बताओ लिम्बरिंग डाउन में कौन सा महत्व नहीं है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो आप सभी। चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ आप सब, जितने लोग भी हो आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक, तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि देखो, क्लास का आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर क्लास अचानक से बंद हो जाती है तो उसका रीजन यही समझ लीजिएगा कि लाइट नहीं है। इलाहाबाद में लाइट की स्थिति बहुत खराब चल रही है। बस ये मान के चलो किस तरीके से क्लास ले रहा हूँ। गर्मी बराबर है, बहुत बुरी तरीके से गर्मी है, पसीने से भीगते हुए क्लास लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग आ जाइए, एक बार बताइए क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लिम्बरिंग डाउन का कौन सा महत्व नहीं है? चक्कर आने या मूर्छित होने के खतरों को कम करता है, रक्त में एड्रेनलिन के स्तर में कमी करता है, मांसपेशियों में तनाव को बढ़ाता है, व्यर्थ के पदार्थों को निष्कासित करता है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, एसपी यादव जी गुड आफ्टरनून, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है मांसपेशियों के तनाव को बढ़ाता है, यह इसका महत्व नहीं है। लिम्बरिंग डाउन का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका क्या होता है लिम्बरिंग डाउन, और एक होता है वार्म अप। अगर लिम्बरिंग डाउन की बात करूं कि लिम्बरिंग डाउन क्या करता है और आपका जो है इसके अलावा, तो लिम्बरिंग आपका होता है वार्म अप। वार्म अप की अगर मैं बात करूं तो वार्म अप का मतलब यह है कि शरीर को व्यायाम के अनुकूल ले आना, या किसी भी कार्य के प्रति उसके अनुकूल ले आना क्या कहलाता है? उसके प्रति ले आना ही आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है वार्म अप। और व्यायाम या किसी भी प्रक्रिया के बाद जब हम अपनी शरीर पुनः किस अवस्था में, पुनः नॉर्मल की अवस्था में लाते हैं, तो उस समय की जो अवस्था होती है वह क्या कहलाती है? वह हमारी कहलाती है लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन कहलाती है। अब देखो, चलिए, तो संगीता जी जय हिंद। सर्वेश का आंसर डी आया है, संगीता का आंसर डी आया है, तो फिर बाद में सी, एसपी यादव सी। तो देखो क्या होता है, चक्कर आने या मूर्छित होने के खतरों को कम करता है। बिल्कुल, जैसे ही ऑक्सीजन डेबिट का समय आता है, मतलब ऑक्सीजन ऋण का समय आता है, या ये हम कह सकते हैं जैसे ही हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये सारे गुण आने लगते हैं। उसके बाद में एड्रेनलिन का जो स्तर होता है, क्योंकि एड्रेनलिन जब बढ़ता है तो आपके अंदर उत्तेजना आती है, और कूलिंग डाउन से हम क्या करते हैं, या लिम्बरिंग डाउन से हम उसको आपका जो एड्रेनलिन होता है उसके स्तर को हम डाउन करते हैं।
उसके बाद में व्यर्थ के पदार्थों को निष्कासित करते हैं। बिल्कुल, यह क्या करता है, व्यर्थ के पदार्थ को क्या करता है, निष्कासित। मतलब जैसे लैक्टिक एसिड हुआ तो लैक्टिक एसिड की मात्रा को यह कम करने का काम करता है। मांसपेशियों में तनाव को बढ़ाता है, तो यह मांसपेशियों में तनाव को बढ़ाता नहीं बल्कि मांसपेशियों में तनाव की मात्रा को कम करता है। क्या करता है, मांसपेशियों में तनाव की मात्रा को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वार्मिंग अप का कौन सा महत्व है। वार्मिंग अप का कौन सा महत्व है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है, उपापचय दर में वृद्धि करता है, चोटों से दूर रखता है, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। मुकेश जी गुड आफ्टरनून। चलिए सभी लोग आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। गर्मी बहुत पड़ रही है, आपका हीट स्ट्रोम भी चल रहा है, लू जिसे बोलते हैं, लू की भी मात्रा चल रही थी। इस वजह से अपने आप को बहुत बचा के रखिएगा जितने भी लोग हो। स्थिति बहुत खराब है गर्मी की वजह से, मानसून अभी आया नहीं है, तो कृपया करके अपने स्वास्थ्य पे भी आप सब ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं कि निम्नलिखित में से वार्मिंग अप का कौन सा महत्व है। अब वार्मिंग अप की बात कर रहा है कि वार्मिंग अप का कौन सा महत्व है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ठीक, उपापचय दर में वृद्धि करता है, बिल्कुल, चोटों से दूर रखता है, बिल्कुल, बिना वार्मिंग अप के ये कहा ही जाता है, चोटों से बचाने के नियम में ही कहा जाता है। आप हमेशा वार्मिंग अप का ध्यान रखेंगे। बिना वार्मिंग अप के अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं या कोई भी आप क्या करते हैं, कोई भी व्यायाम करते हैं, तो वहां पे चोट आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी होता है, ठीक। तो वार्मिंग अप और लिम्बरिंग डाउन, इन दोनों चीजों को आप समझ लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वार्मिंग अप रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। यह किसका कथन है, हिल का, डेवरिस का, मार्टिन का, हरे का। बताओ किसका होगा, जल्दी से बताओ। बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एसपी यादव का डी, मुकेश का डी, सर्वेश का सी। चलिए और किसी का आंसर। तो याद रखिएगा क्या होगा, डेवरिस का। वार्मिंग अप रक्त के तापमान को बढ़ाता है, इसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। या किसका कथन है, यह कथन है डेवरिस का। किसका कथन है, डेवरिस का कथन है। तो ये आप सब याद रखिएगा, किसका कथन, डेवरिस का कथन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप होता है। यह किसका कथन है, हरे का, मार्टिन का, मैटवेजेव का, हिल का। बताओ किसका कथन है, मैटवेव होता है या मैट वेजेव भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो मैट वेजेव या इसे ही क्या कहते हैं, मैट वेव भी कहते हैं, ठीक। तो बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कैसे याद रखोगे, मूल रूप। जब आपको क्या बताता है, मूल रूप की बात करता है, तो कोई भी आपके यहाँ क्या आते हैं, कोई भी अगर किसी भी चीज की कोई रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, तो जब उसकी क्या करनी होती है, तैयारी करनी होती है। तो तैयारी करने के लिए तुम क्या ले आते हो, दरी वरी बिछाते हो ना, कालीन ओलीन बिछाते हो, मतलब क्या, मैट। तो मैट वैट बिछाते हो, कालीन बिछाते हो, तो उसी से याद रखना कि क्या है यह जो है मैटवेव से समझ। जब भी तैयारी का और मूल स्वरूप पूछे तो वहां पे याद रखिएगा मैट से, ठीक। तो मैटवेव ने, किसने कहा है, मैटवेव ने कहा है, ठीक। चलो
अगला क्वेश्चन, कौन सी क्रिया से शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है? वार्मिंग अप से, असक्रिय वार्मिंग अप से, कूलिंग डाउन से, इनमें से कोई नहीं। बाकी अगर आप ये इसका देखेंगे कि इसका कौन कौन सा परिभाषा किसने दी है, तो इसके विषय में आप स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ाया गया है। जैसे कि आप लोग, यही होता है, जैसे कि उस दिन मैं क्या किया, मैं लगातार आप लोगों की क्लास लिया। आप लोग पहले ये बोलते हैं कि सर ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, बता दीजिए, और जब क्लास लो तो आप क्लास में रहते नहीं हो, ये भी समस्याएं हैं। मैंने लगातार 5-5.25 घंटे की क्लास ली, पूरा मैं सोचा कि खत्म ही करा दूं, और मेरे तो और हिम्मत थी, लेकिन बच्चों ने फिर कहा कि नहीं सर जाने दीजिए, अब बहुत हो गया। नहीं तो मैं उस चैप्टर को पूरा खत्म के ही मानता। टेस्ट और मेजरमेंट में पढ़ा रहा था, कोई नहीं, हमको लगता है क्लास में, जबकि मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि जितने भी लोग हैं जुड़ जाए उससे, लेकिन बहुत कम ही लोग, 1-2-3 लोग गिने चुने थे, बाकी तो लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लेना अच्छी बात है, लेकिन हाँ फिर ये मत कहा करो कि सर ये टॉपिक क्लियर करा दो। फिर जैसे हो वैसे, फिर मैं जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहे, फिर मत कहा करिए, ठीक है ना? क्योंकि अगला, अगर मैं भी इतना वो थोड़ी न हूं कि आपके लिए मैं तो मर रहा हूं 5 घंटे 6 घंटे, और आप हैं कि आराम करने पे तुले हुए हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ चलिए बताइए क्या होगा। क्या कह रहा है, कौन सी क्रिया से शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है? वार्मिंग अप, असक्रिय वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। क्या होगा? कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन से क्या होता है, आप पूर्वावस्था में आ जाते हैं। खेल कूद के क्षेत्र में प्रतिबंधित पदार्थों को लेने को कहा जाता है स्टेरॉयड, विषहरण, औषधि प्रयोग, डोपिंग। बताओ क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा? तो खेल कूद के क्षेत्र में प्रतिबंधित पदार्थों को लेने को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग कहने का मतलब यह है कि अपने खेल कौशल के विकास के लिए जब आप कोई भी ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं, किस रास्ते से? औचित, जिसका कोई उचित रास्ता न हो। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी मसाज का, या किसी भी औषधि का, या किसी भी ऐसी चीज का जो आप सामान्य रास्ते से नहीं बल्कि असामान्य रास्ते से और असामान्य तरीके से अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कहने का मतलब, डोपिंग में 2 चीजें आती है, एक आता है वाडा, दूसरा आता है नाडा। वाडा जो होता है वह इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, और नाडा जो होता है यह आपकी नेशनल लेवल की संस्था है। वाडा की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो वाडा की स्थापना किस सन में हुई थी? 1999 में हुई थी। और नाडा की स्थापना पूछ लेगा तो 2005 में हुई थी। तो ये आप जरूर याद रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नियमित रूप से निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक पदार्थ लिया जाए तो हृदय के धड़कन की दर बहुत कम हो जाएगी? उत्तेजक, ड्यूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एनाबोलिक स्टेरॉयड। जल्दी से बताओ क्या होगा? तो उत्तेजक में तो बढ़ जाएगी, ड्यूरेटिक्स में क्या होगा? मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें, क्या? स्टेरॉयड, एनाबॉलिक स्टेरॉयड की बात करेंगे तो यह क्या होता है? यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। इसको लेने से क्या होता है? पुरुषत्व गुण विकसित हो जाता है। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसी चीज होती है जिससे आपके अंदर क्या होता है? जिससे आपके अंदर की जो हृदय की धड़कन है वह क्या होती है? कम हो जाती है। इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स का यूज कहां पे रोका गया है? बीटा ब्लॉकर्स का यूज जो है, जो भी
निशानेबाजी वाले खेल हैं या जिनमें क्या होता है ध्यान केंद्रित करने वाली चीजें हैं, जो भी गेम होते हैं उनमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज किया गया है, रोका गया है। दिनेश चंद जी गुड आफ्टरनून। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है खेल प्रशिक्षण बढ़ा देता है खेल प्रदर्शन को, खेल में चोट को, व्यर्थ के पदार्थ को, रक्त दबाव को। बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या होगा? तो अगर खेल प्रशिक्षण की बात करें, स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात करें, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या बढ़ाता है? खेल में चोट की मात्रा को क्या कर देता है? कम करता है। तो यह तो गलत हो गया। व्यर्थ के पदार्थ को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है। रक्त का दबाव बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है। तो क्या होता है? खेल प्रदर्शन की मात्रा को क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉलीबॉल में अंक बनाने के लिए स्मैशिंग की आवश्यकता होती है। स्मैशिंग एक है तकनीकी है, मतलब टेक्निक है, कौशल है, स्टाइल है, युक्ति है। जल्दी से बताओ क्या होगा? स्मैश क्या है? स्मैशिंग क्या है? टेक्निक है, स्किल है, स्टाइल है या युक्ति है, मतलब टैक्टिक्स है? अच्छा क्लास हैंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा रुकिए, दिखवा लेते हैं, परेशान मत रहो, दिखवा लेते हैं। लोग चेक करिए, देखिए आप लोग क्या होता है। देखिए मैंने कहा है एक बार चेक कर लिया जा रहा है, अब शायद क्लास आप लोगों की ना रुके, तो चेक करिए। वॉलीबॉल में अंक बनाने के स्मैशिंग की आवश्यकता होती है। स्मैशिंग एक है क्या? टेक्निक है, कौशल है, स्टाइल है, युक्ति है। तो क्या होगा यह? तो याद रखिएगा यह आपका एक प्रकार का स्किल होता है, मतलब कौशल होता है स्मैशिंग। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैडमिंटन में सर्विस करना एक है, शैली है, तकनीकी है, कौशल है, प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, स्टाइल है, आपकी स्किल है या टेक्निक है? बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब तो शायद नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? सर्विस करना। सर्विस करना भी क्या है? एक प्रकार की टेक्निक है, मतलब कौशल है। सॉरी टेक्निक नहीं है, आपकी कौशल है, मतलब स्किल है। तो सर्विस करना एक प्रकार की क्या है? आपकी स्किल है, प्रशिक्षण नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, शैली भी नहीं है। शैली अगर यह पूछ लेता कि इस प्रकार की क्या करना, इस प्रकार की सर्विस करना, तब वह शैली हो जाती है। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गतिशील शक्ति का भाग नहीं है? गतिशील शक्ति कहने का मतलब कि जो क्या होता है,
डायनेमिक की बात कर रहा है, स्टैटिक की बात नहीं कर रहा है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ का भाग नहीं है। कौन सा डायनेमिक स्ट्रेंथ का भाग नहीं है? अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहन क्षमता, स्थिर शक्ति। मतलब कि आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इसके अलावा स्ट्रेंथ एंडोरेंस, और फिर क्या कह रहा है? स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, स्थिर शक्ति होगी। क्योंकि अगर गतिशील की बात कर रहा है तो गतिशील शक्ति कौन कौन सी होती है? गतिशील शक्ति होती है आपकी अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर, और इसके साथ ही साथ आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस जो होता है। यह तीनों जो होता है यह डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत आता है। यह जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसे ही क्या बोल सकते हैं? हम आइसोटोनिक भी बोलते हैं। और स्थिर शक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? तो आप क्या बताओगे? जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो क्या बताओगे? आइसोमेट्रिक बोलोगे। क्या बोलोगे? आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक की बात आएगी मतलब स्थिर शक्ति। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आइसोकाइनेटिक व्यायाम का नहीं है? क्या कह रहा है? व्यायाम का नहीं है। बर्फ पर स्केटिंग करना, सावधान की स्थिति में रहना, रोलर को धकेलना, रस्से पर चढ़ना। क्या होगा जल्दी से बताओ। आइसोकाइनेटिक की बात कर रहा है। जे पेरिन ने इसका क्या किया था? इसको जन्म दिया था। मतलब कहने का मतलब कि इसका निर्माण किया था, इसका इजाद किया था। ठीक, चलिए चलिए बताइए क्या होगा। कौन सा उदाहरण आइसोकाइनेटिक व्यायाम का नहीं है? तो आइसोकाइनेटिक व्यायाम का क्या नहीं है? सावधान के स्थिति में रहना। सावधान के स्थिति में रहना आइसोकाइनेटिक का उदाहरण नहीं है। यह किसका उदाहरण है? अगर मैं बताऊं आइसोकाइनेटिक मतलब जिसमें क्या होती है? गति समान होती है। गति क्या होती है? समान होती है। मतलब इसका इजाद किसने किया था? जे पेरिन। जे पेरिन ने किया था। और यह क्या होता है? इसमें क्या यूज होता है? मशीन यूज होता है, उपकरण यूज होता है। ठीक, तो ये क्या होता है? यही होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं यूज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? यही आपका क्या है? यही आपका आंसर होगा। 13 नंबर क्या कह रहा है? गतिविधि या क्रियाकलाप की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सहन क्षमता का प्रकार नहीं है? मूलभूत सहन क्षमता, विशिष्ट सहन क्षमता, गति सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता। प्रवीण जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। प्रवीण जी अच्छा फिर से हो रही? चलिए फिर से चेक करा ले रहा हूं अगर ऐसा है तो। ठीक है मैं चेक करा ले रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं ना। अभी तो सही हो जाता है, फिर बीच बीच में हो जाता है। अभी तो सही चल रहा है ना आप लोगों का। चलिए तो हम बताते हैं गतिविधि या क्रियाकलाप की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सहन क्षमता का प्रकार है?
नहीं है। क्या बता रहा है? नहीं है। मूलभूत सहन क्षमता, विशिष्ट सहन क्षमता, गति सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता। तो बताओ क्या होगा? तो याद रखना, ये जो गति सहन क्षमता है, यह गति सहन क्षमता नहीं होता है। मूल रूप से प्रकृति के अनुसार जो सहन क्षमता होता है वह आपका यही होता है, मूलभूत सहन क्षमता, विशिष्ट सहन क्षमता और सामान्य सहन क्षमता। यही आपके होते हैं, यही आपके क्या होते हैं? होते हैं। ठीक। हाँ, सही है, सही है। चलिए ठीक है, अगर सही है तो अच्छी बात है। हाँ, तो क्या होगा? गति सहन क्षमता होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फार्टलेग प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? गोस्टा होमर के द्वारा, बिकिले के द्वारा, मॉर्गन एवं एंडरसन के द्वारा, जैटोपक के द्वारा। बताओ क्या होगा? क्या होगा? चलिए अगर इसकी बताए तो गोस्टा होल्मर या गोस्टा होमर थे। बिकिले की अगर हम बात करें तो बिकिले इंटरवल ट्रेनिंग, मॉर्गन और एंडरसन किया है यह सर्किट ट्रेनिंग की बात करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती हैं? स्टैटिक स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, एक्टिव स्ट्रेचिंग। जल्दी से बताओ क्या होगा? कौन सी लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती हैं? स्टैटिक स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, एक्टिव स्ट्रेचिंग। जल्दी से बताओ क्या होगा? बिल्कुल 1943 में। क्या होगा? तो आंसर नंबर सी होगा, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन होता है। ठीक, मतलब पीएनएफ की बात कर रहा है। पीएनएफ मैंने आप लोगों को इसके विषय में बताया था कि पीएनएफ का यूज कौन करता है? जो क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कौशल युक्त होते हैं। कहने का मतलब एक प्रशिक्षित खिलाड़ी, प्रशिक्षित ही नहीं बहुत ही प्रशिक्षित खिलाड़ी जो होता है वह इसका यूज करता है। या हम ये कह सकते हैं जो पेशेवर खिलाड़ी होते हैं वह इसका यूज करते हैं। इसका यूज कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ट्रेनिंग स्टार्ट ही हुई हो वह यह नहीं करता, इस ट्रेनिंग का प्रयोग नहीं करता है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाने में किस प्रकार के भार को दर्शाता है? इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, गति भार या स्पीड लोडिंग या प्लायोमेट्रिक। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर?
चलिए, तो क्या होगा, प्लायोमेट्रिक होगा, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेलों में संवेदनाओं के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका है दमन, अनुप्रेषण, निषेध, उदात्तीकरण। जल्दी से बताओ क्या होगा। सत्रह का आंसर दीजिए। अगर मैं बात करूं संवेदनों के प्रशिक्षण का बेहतर तरीके में, अगर बात करें तो तीन चीजें होती हैं। एक क्या होता है, उदात्तीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं सिब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सिब्लिमेशन। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है रेचन। क्या होता है, रेचन। और तीसरा क्या होता है, अध्यायवाद या अध्याय व्यवसाय। क्या, अध्याय व्यवसाय या अध्याय व्यवसाय। क्या, अध्याय व्यवसाय। ठीक, क्या होता है, अध्याय व्यवसाय। यह तीनों तरीका जो है, यह तीन जो प्रकार होता है, यह तीनों क्या होता है, संवेदनाओं के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसके तीन चीजें, तीन प्रकार होते हैं या तीन तरीके से इसमें बेहतर तरीका माना जाता है। उदात्तीकरण, रेचन, अध्याय व्यवसाय, यह तीन तरीका होता है संवेदनों के प्रशिक्षण के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुजीवी व्यायाम इसके विकास में सहायक है। गति, बल, फुर्ती, तितिक्षा। तितिक्षा कहने का मतलब आप क्या बताओगे। तितिक्षा की अगर हम बात करें तो ये जो तितिक्षा होती है, तितिक्षा का मतलब क्या होता है, तितिक्षा का मतलब होता है एरोबिक। क्या होगा, एरोबिक। इस बार मेरिट ज्यादा जाएगी टीजीटी में। पता नहीं, अब पेपर तो आए तब तो पता चले, पेपर हो तब तो पता चले ज्यादा जाएगी कम जाएगी, क्या कैसा पेपर होगा वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगी ना, ज्यादा जाएगा या कम जाएगा। वो तैयारी पे डिपेंड करता है आप लोगों के कि क्या किसी तैयारी है। बिल्कुल सही। वायुजीवी व्यायाम इसके विकास में सहायक होता है। किसके विकास में सहायक होता है, एरोबिक व्यायाम के उसमें सहायक होता है। मतलब एरोबिक व्यायाम के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। वायुजीवी मतलब कहने का मतलब जो वायु के उपस्थिति में व्यायाम होता है। ठीक, गति के लिए थोड़ी ना होगा, बल के लिए नहीं होगा, फुर्ती के भी लिए भी नहीं होगा। फुर्ती कहने का मतलब एजिलिटी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ है दौड़ाक, विजेता, चक्का फेंकने वाला, जेवलिन फेंकने वाला। डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ होता है दौड़ाक, विजेता, चक्का फेंकने वाला, जेवलिन फेंकने वाला। जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल प्रवीण जी, पिछली बार भी कम नहीं गया था। 109 जर्नल की मेरिट गई थी, 109 पॉइंट कुछ तो समथिंग, तो वो जो है ज्यादा ही है। तुम मेरिट के विषय में क्या,
मेरिट आप हमेशा याद करके चलो कि मुझे टॉप करना है, सीधी सी बात है, मैं पूरे में पूरा करके आऊंगा। अब वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप पूरे में पूरा करके आओगे कि कम करके आओगे। अगर पेपर टफ आएगा तो आपके लिए टफ रहेगा, तो सभी के लिए टफ रहेगा। अगर इजी रहेगा तो सबके लिए इजी रहेगा। अब पढ़े रहोगे तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप इजी भी कर सकते हो और टफ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़े ही नहीं रहोगे तो ना तो आप इजी कर पाओगे ना तो आप टफ कर पाओगे। ठीक, डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्या होगा? चक्का फेंकने वाला। क्या होगा? चक्का फेंकने वाला। आप लोग देखे होंगे एक व्यक्ति की फोटो आती है जो कि ऐसे चक्का लिए ऐसे खड़ा होता है, तो उसी का वही जो प्रतिमा होती है उसी का नाम क्या है? डेकोबोलस है। क्या? डेकोबोलस है। चलो अगले क्वेश्चन पे, एलएसडी लो स्लो डिस्टेंस प्रशिक्षण व्यायामी के लिए उच्च तीव्रता प्रशिक्षण से कुछ राहत इस प्रकार दे सकते हैं। एलएसडी की बात कर रहा है। लो स्लो डिस्टेंस प्रशिक्षण व्यायामी के लिए उच्च तीव्रता प्रशिक्षण से कुछ राहत इस प्रकार दे सकते हैं। मध्यांतर प्रशिक्षण, फाटलैग प्रशिक्षण, गति प्रशिक्षण, वजन प्रशिक्षण। जल्दी से बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ। ये उत्तर काट देना भैया, ये टाइपिस्ट हैं हमारे, ये उत्तर लिख देंगे यहां। अच्छा, इसको उत्तर लिखा देख के आप लोग उत्तर भी इसे ही देने लगे क्या? इसकी बात करें तो इसका क्या होगा? फाटलैग प्रशिक्षण। फाटलैग प्रशिक्षण के द्वारा लो स्लो डिस्टेंस होना चाहिए, यहां डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस प्रशिक्षण व्यायामी के लिए तो लो और स्लो डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो लो और स्लो डिस्टेंस मतलब कि ऐसी बात कर रहा है कि जब क्या होता है, डिस्टेंस भी होती है और लो भी चलता है, तो इसमें क्या सहनशीलता को विकसित करने की बात होती है, तो ज्यादा देर तक किया जाता है। और यही इसी में क्या होता है, उसी तरीके से फाटलैग प्रशिक्षण का भी यही काम है। वह भी क्या काम करता है? दूर तक तथा इसके साथ ही साथ क्या होता है, दूर के साथ साथ यह भी स्लो तरीके से किया जाता है। लेकिन इसमें बस एक चीज होती है कि इसमें क्या नहीं होता, इसमें से पूर्व निर्धारित कोई भी अवस्था नहीं होती है या कोई भी व्यायाम पूर्व निर्धारित नहीं होता है। तो यही हम कह देंगे कि यह क्या है? फाटलैग प्रशिक्षण है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को तुरंत अपनी शरीर स्थिति और भेद को सुस्पष्ट तरीके से बदलने में प्रभावी होता है वह है गति है, संतुलन है, समन्वय है, फुर्ती है। क्या होगा? जल्दी से बताइए। पढ़ा ले रहे हैं, क्या किया जाए? धूप गर्मी छांव सब देखा जाएगा। क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ किस नंबर का?
तो 21 का आंसर किसका सर्वेश ने दिया है सी, संगीता ने सी, दिनेश चंद बी, एसपी यादव डी, जयप्रकाश डी, प्रवीण जी डी, हीरालाल का सी। अब देखो, जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को तुरंत अपनी शारीरिक स्थिति और भेद को सुस्पष्ट तरीके से बदलने में प्रभावी होता है, उसे हम समन्वय नहीं कहते, उसे हम कहते हैं फुर्ती कहते हैं, उसे हम एजिलिटी कहते हैं, चपलता कहते हैं। क्या कहते हैं? चपलता कहते हैं, एजिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब जो अपनी शारीरिक स्थिति और भेद को सुस्पष्ट तरीके से क्या कर लेती है? बदल लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आदमी कहता है ना, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी फुर्ती है। ठीक, ये सब जो है ये गति, संतुलन और समन्वय, ये तीनों किसकी बात करेंगे? अगर इसकी मैं बात करूं तो ये सामंजस्य की स्थिति में होते हैं। जब सामंजस्य की स्थिति होती है तो सामंजस्य की स्थिति में आप समन्वय करते हो, वहां पे सामंजस्य की स्थिति जब बनती है तो वहां पे आप संतुलन की भी स्थिति बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन इसमें क्या होगा? एजिलिटी होगी, फुर्ती होगी। बार बार मैं समझाता हूं कि इनमें दोनों में, समन्वय में और एजिलिटी में, दोनों में डिफरेंस है। कृपया करके इसे पढ़ लें आप लोग। ठीक, 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई निम्नलिखित में से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? जंपिंग क्षमता में, तेज धावन क्षमता में, लंबी दूरी की दौड़ में, फेंकने की क्षमता में। जल्दी से बताओ 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, जो ऊंचाई पे ट्रेनिंग की जाती है, ऊंचाई पे जो ट्रेनिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्मेलेटाइजेशन। क्या कहते हैं? एक्मेलेटाइजेशन बोलते हैं। और एक्मेलेटाइजेशन जो होता है वो बात कर रहा है कि 3000 मीटर, आदमी कहता है ना समुद्र तल से इतना ऊंचे, समुद्र तल से इतना ऊंचे, तो वो 3000 मीटर ऊंचाई की बात कर रहा है। वहां पे किस पे प्रभाव पड़ेगा? वहां पे जायज सी बात है, जब ऊंचाई की बात आएगी तो वहां पे जब लंबी दूरी की दौड़ की बात आएगी तो वहां पर उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऊंचाई पे कोई भी ट्रेनिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो ऊपर जाने पे हवा का प्रेशर कम होता है, हवा का दाब कम होता है, और जब हवा का दाब कम होता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपको ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो वहां पे, और जब ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, तो आपके अंदर क्या होगा? थकान की स्थिति जल्दी आएगी। इसी वजह से यह चीज के, और लंबी दूरी के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए, और वहां मतलब एंडोरेंस की क्षमता चाहिए, और वहां पे उतना एंडोरेंस की क्षमता नहीं है। तो यही चीज होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फेंकने की क्षमता पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन, क्या कूल डाउन जरूरी होता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ाता है, श्वास दर को सामान्य करता है, लैक्टिक अम्ल का स्तर घटाता है, एड्रेनलिन का स्तर घटाता है। बताओ क्या होगा? अब इसमें से आंसर तो सभी सही हैं। एक चीज बता दें, आंसर तो सब सही हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह कौन सा है? ठीक, अगर इसकी बात करें तो कूलिंग डाउन जो होता है, कूलिंग डाउन
आप लोगों के लिए किसके लिए जरूरी होता है, तो कूलिंग डाउन अपने पूर्व अवस्था में आने के लिए, सामान्य अवस्था में आने के लिए कूलिंग डाउन जरूरी होता है। और कूलिंग डाउन किस लिए होता है, तो कूलिंग डाउन जो है आपको पूर्व अवस्था में आने के लिए तथा इसके साथ ही साथ आपको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, आपके अंदर थकान बरकरार न रहे, ऐंठन ना हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, चोट ना लगे, इन सब के लिए कूलिंग डाउन भी बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो कार्य काम करता है वह क्या करता है, वह लैक्टिक अम्ल की मात्रा को कम करने का काम करता है। जो सबसे मुख्य कार्य होता है वह इसका मुख्य कार्य होता है लैक्टिक अम्ल का स्तर को घटाता है। घटाने को तो यह एड्रेनलिन का भी स्तर घटाता है, श्वास को सामान्य करता है, यह भी बात सही है। यह ऑक्सीजन लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा काम करता है वह होता है लैक्टिक अम्ल की क्षमता को क्या करता है, सबसे ज्यादा कम करता है। बाइसेप ब्रॉन्ची और लैटिस्मस डॉर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है, सीट अप, पुल अप, लेग स्ट्रेचिंग, लेग लिफ्ट। बताओ, बाइसेप्स ब्रॉन्की और लैटिस्मस डॉर्सी दो बात कर रहा है, तो विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है, सिटअप्स, पुलअप, लेग स्ट्रेचिंग, लेग लिफ्ट। बताओ क्या होगा। बाइसेप ब्रॉन्की और लैटिस्मस डॉर्सी कहां होती है, दोनों को अगर याद रखोगे कहां पे होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत उसका आंसर बता दोगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, पुलअप्स होगा। क्या होगा, पुलअप्स। पुलअप्स से आप क्या करते हो, आप जो है क्या करोगे, लैटिस्मस डॉर्सी और बाइसेप्स, ये होता है बाइसेप्स आप लोगों का। लैटिस्मस डॉर्सी पीछे की जो कंधे के पीछे यहाँ पे होती है, तो लैटिस्मस डॉर्सी, इन दोनों के विकास के लिए आपको पुलअप्स बहुत जरूरी होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया उन सबका सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे बाइसेप की बात कर रहा था भैया, जहां थाई पे कहां होगी, बाइसेप थाई पे नहीं होती। समझ रहे हो ना। थाई पे आपकी होती है क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, सार्टोरियस, ये मसल थाई से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। बाइसेप नहीं, बाइसेप आपके क्या होती है, यहाँ होती है। वहां पे थाई में क्या होती है, क्वाड्रिसेप। यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप, ये दो जो होती है आपके बाहों में होती है, ये जो आपका ये होता है, ठीक। चलिए बताइए क्या होगा, यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग, कोचिंग, ग्रोविंग द स्ट्रोक, लर्निंग। बताओ। यहां किसकी बात कर रहा है, कौशल की बात कर रहा है, स्किल की बात कर रहा है, कि जब अपने स्किल को वह निखारता है, क्या करता है, वह अपने स्किल पे काम करता है और किसकी देखरेख में, किसी क्या ट्रेनर की देखरेख में करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रोविंग द स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, ग्रोविंग द स्ट्रोक। ग्रो करता है किस चीज को, अपने अंदर जो स्किल होता है, जो स्ट्रोक होता है, उस स्ट्रोक को और निखारने का काम करता है। तो इसका आंसर सी जिसका है उसका सही है, इसे हम बोलते हैं ग्रोइंग द स्ट्रोक बोलते हैं। चलो चलो
अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? पुलअप, शटल रन, डिप्स, पुशअप। कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? पुलअप्स, शटल रन, डिप्स, पुशअप। जल्दी से बताओ क्या होगा? बी क्यों नहीं होगा संगीता जी? देखिए कहां गया। देखो कोचिंग की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशलों का क्या कर रहा है, अभ्यास करता है। लेकिन ट्रेनिंग के अंतर्गत केवल कौशलों का ही विकास नहीं किया जाता। ट्रेनिंग के अंतर्गत जो बच्चा शुरू से आता है वह उसके कौशल को, उसके साथ ही साथ उसके फिजिकल फिटनेस को भी, जर्नल मोटर फिटनेस को भी, मतलब कोचिंग के अंतर्गत हम केवल स्किल की ही नहीं बल्कि हम क्या करते हैं, हम उसमें उपस्थित फिजिकल फिटनेस की, उसमें उपस्थित जर्नल मोटर फिटनेस की, उसमें उपस्थित हेल्थ फिटनेस की, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उन सारी चीजों को कराते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोचिंग। अगर प्रशिक्षक की बात करें कि जो प्रशिक्षक है या प्रशिक्षक जो होगा तो कोचिंग, और सुनो, और दूसरी बात कोचिंग की अगर हम बात करें तो कोचिंग हम कई सारे क्षेत्रों में देते हैं, लेकिन ग्रो करता है, ग्रोइंग द स्ट्रोक की बात करें तो उसके अंदर जो उपस्थित स्किल है उस स्किल को वह निखारने का काम करता है। किसकी उपस्थिति में? एक प्रशिक्षक या ट्रेनर की उपस्थिति में। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बात करता है। एक आध दो किताबों में इसका आंसर कोचिंग भी दिया हुआ है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर जहां भी कोचिंग दिया है वो गलत दिया है। एक आध किताबों में कोचिंग भी दिया है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वह होगा ग्रोइंग द स्ट्रोक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा प्रशिक्षण, क्योंकि तो इसमें क्या हो जाएगा, शटल रन। इसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण पे ही मैंने आप लोगों का क्या कराया था, अभी आपका टेस्ट मेजरमेंट में भी मैंने बताया था कौन सा परीक्षण किसके लिए होता है। अभी मैंने संडे को कम से कम 4.25 घंटे की क्लास ली थी। अब आप लोगों का क्लियर था, अच्छी बात है। आप लोग नहीं जुड़े थे, जो नहीं जुड़े थे वो बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं, जो जुड़े थे वो तो बधाई के पात्र हैं ही बेचारे, वो तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो इसलिए तो याद रखिएगा इसका क्या होगा, शटल रन होगा। शटल रन किसके लिए होता है, एजिलिटी के लिए होता है। देखो इसका भी आंसर गलत दे रहे हैं, इसका भी आंसर आप लोग गलत दे रहे हैं। चलिए, प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, किसकी बात कर रहा है, प्रेशर ट्रेनिंग की बात कर रहा है कि प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया। प्रेशर ट्रेनिंग का मतलब जो मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग है उसकी बात कर रहा है। बोल्सर गर्चलर ने, मॉर्गन ने, हर्बर्ट रेंडल ने, विंटरबॉटम ने। जल्दी से बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, विंटर बॉटम। या विंटर बॉटम कौन थे, तो ये विंटर बॉटम जो थे एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। कौन थे, एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो उस फुटबॉल खिलाड़ी ने क्या किया था, यह प्रेशर ट्रेनिंग को क्या किया था, इजाद किया था। प्रेशर ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है, एक होगी मनोवैज्ञानिक प्रेशर ट्रेनिंग और एक होती है फिजिकली प्रेशर ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम आराम दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा कार्यों को कराया जाता है। इसके थ्रू हम शक्ति, सहनशीलता, एजिलिटी, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो यही क्या होता है, प्रेशर ट्रेनिंग की बात करता है विंटर बॉटम, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। चलो, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति है बेलास्टिक विधि, स्लो स्ट्रेचिंग था होल्डिंग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा।
बी राइट है कंफर्म। किस क्वेश्चन का आंसर भैया बी राइट है? कौन से क्वेश्चन का आंसर बी राइट है? हाँ, कौन से क्वेश्चन का आंसर बी राइट है? बाकी इस पे बहस करने की कोई बात ही नहीं है, मैंने समझा दिया, सब कुछ कर दिया। कौन से क्वेश्चन का आंसर बी? पूरी बात लिखा करिए, जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उसके विषय में आप पूरी बात लिखा करिए। आधे चीजें मुझे समझ में नहीं आती अगर आप, तो मैं क्योंकि इतना बड़ा मैं अंतरात्मा को पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? बेलास्टिक विधि है, स्लो स्ट्रेचिंग है, स्लो स्ट्रेचिंग था होल्डिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन? बताइए, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति है बेलास्टिक विधि, स्लो स्ट्रेचिंग था होल्डिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा लचीलेपन की विकास की सर्वोत्तम पद्धति? तो याद रखना क्या होगा, स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग मेथड जो होता है, या क्या होगा? आपने सही बताया है सर। कौन से क्वेश्चन का भैया? हाँ चलिए, ममता वर्मा, जय हिंद। जय हिंद ममता जी। तो चलिए बताइए, स्लो स्ट्रेचिंग था होल्डिंग मेथड, यह होता है लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है गतिवर्धन दौड़, पोलियोमेट्रिक्स। यहाँ पे पोलियोमेट्रिक्स नहीं, यहाँ पे होना चाहिए पॉलीमेट्रिक। आपको क्या कहते हैं? पॉलियोमेट्रिक्स या पॉलियोमेट्रिक्स कहते हैं ना। चलो ठीक है, गति वाली दौड़ उपयुक्त में से कोई नहीं। पॉलीमेट्रिक्स होता है ना यहाँ पे। बताओ क्या होगा? गतिवर्धन दौड़, पॉलीमेट्रिक्स, गति वाली दौड़, क्या होगा? किसकी बात कर रहा है? लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए। अट्ठाईस का आंसर दीजिए। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है गतिवर्धन दौड़, पॉलियोमेट्रिक्स, गति वाली दौड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब अगर इसमें आंसर दिया है तो आंसर आप लगाओगे जरूर। मैंने कब बताया कि लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है गतिवर्धन दौड़? मैंने कब बताया कि पॉलियोमेट्रिक्स जरूरी है? मैंने कब बताया गति वाली दौड़? मैंने फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने की विधियां बताई थी, उसमें से क्या इनमें से एक भी विधि बताई थी मैंने? हाँ, अरे कभी कभी डी भी आंसर दे दिया करो कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक, तो कृपया करके यह भी ध्यान दिया करें आप सब कि उसमें मेथड आपको याद होना चाहिए। चलो 29 नंबर, शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है आइसोटोनिक व्यायाम से, पॉलीमेट्रिक व्यायाम से, आइसोकाइनेटिक व्यायाम से, कंसेंट्रिक व्यायाम से। शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है, किसकी बात कर रहा है? शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है। बताओ, आइसोटोनिक से, पॉलीमेट्रिक से, आइसोकाइनेटिक व्यायाम से, कंसेंट्रिक व्यायाम से। किसकी बात कर रहा है? शक्ति की बात कर रहा है। तो शक्ति किससे सबसे ज्यादा होती है? थोड़ा सा दिमाग लगाना के इसका आंसर देना, थोड़ा सा दिमाग सोच लेना, समझ लेना, फिर आंसर देना। देखो, शक्ति की बात कर रहा है
तो शक्ति के लिए तुम क्या करते हो, शक्ति के लिए जब जाते हो, कहां जाते हो, अपनी स्ट्रेंथ को जब विकसित करनी होती है तो तुम क्या करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो। तुम क्या करते हो, तुम जाते हो डंबल उठाते हो, इसके साथ ही साथ क्या करते हो, कई सारी मशीनों पे बेंच प्रेस और सारी चीजें क्या क्या करने जाते हो। कहां पे आप जाते हो, किस जगह पे, व्यायामशाला में जाते हो, जिम में जाते हो। तो जिम में जब जाओगे तो वहां क्या होगा, मशीनों का यूज करोगे और मशीनों के यूज के सहारे से आप क्या करते हो, शक्ति को विकसित करते हो। जैसे रस्सा पकड़ के खींचते हो, उसके अलावा क्या करते हो, तुम रोलर को ढकेलते हो। इसके अलावा शक्ति की बात जहां आती है तो शक्ति में तुम सबसे ज्यादा क्या काम करते हो, मशीनों के द्वारा। आजकल क्या चल रहा है, आप जो है प्रोटीन खा खा के जिम में जाके डोले तोले बढ़ा रहे हैं। तो जो ये तरीका है वह कौन सा है, वह है आइसोकाइनेटिक व्यायाम का तरीका है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है, लचीलेपन में, सहन शक्ति में, चपलता में, गति में। प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता दो की बात कर रहा है। यह किसमें है, लचीलेपन, सहन शक्ति, चपलता में और गति में। जल्दी से बताओ क्या होगा। ऐसी बात है कि अब लाइट नहीं आएगी और बोर्ड भी बंद हो गया, बोर्ड लोड नहीं उठा पा रहा है, इन्वर्टर भी बैठ गया। तो इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि यह जहां तक करा दिया वहां तक कर लीजिए। क्लास जितना चलती थी उतना, ये पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वह आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वह आप अपने से कर लीजिएगा। बोर्ड की भर्ती खत्म हो चुकी है, लाइट चली गई है, लाइट नहीं आ रही है 2 दिन से, कल भी नहीं आई थी, थोड़ा बहुत लाइट आई थी तो इन्वर्टर चार्ज हुआ था, उसी के दम पे चल रहा है। तो इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि लाइट देख रहे हैं फ्लक्चुएट कर रही, जाने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक, चलिए।